हेलो एवरीवन, दिस इज सागर बंसल सर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, खुश हैं? तो इस वीडियो के साथ स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। तो जिन बच्चों ने ग्रेविटेशन अभी नहीं पढ़ा है तो वो स्टार्ट करेंगे मेरी वीडियो के साथ और अब 5 बच्चों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि हमारी इजी कॉन्सेप्ट हर बच्चे तक पहुंच पाएँ। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो भी वो नीचे आती है, अगर कोई भी चीज़ हम ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो भी वो नीचे आती है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं तो वो ऊपर क्यों नहीं जा रही है, या हम लोग अगर ऊपर की तरफ कूदते हैं तो हम ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? तो कोई ना कोई फोर्स तो ऐसी है जो हमें अर्थ की तरफ खींच रही है। ठीक है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स, एक ऐसा बल जो हमें अर्थ की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ठीक है, जैसे कि आपके हाथ में एक स्टोन है, अगर आप उसे कुछ हाइट से छोड़ते हो अर्थ की तरफ तो वो अर्थ की तरफ खिंचा हुआ आता है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी और अर्थ की तरफ आके गिर जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इसी वजह से कोई भी चीज़ अगर हम अर्थ की तरफ फेंकते हैं तो वो अर्थ की तरफ नीचे आके गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो अर्थ की तरफ आके सरफेस पे आके गिर जाएगा। इसके बाद जो पहला मेन टॉपिक अराइज होता है इस चैप्टर का वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है स्टूडेंट्स आपको कि हर बॉडी एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्टेड है ऑन द अर्थ सरफेस। अगर हम कंसिडर करते हैं दो बॉडी जिसका मास है m1 और m2, ठीक है, और उसके बीच में डिस्टेंस है आपका r, तो यानी कि जो फोर्स लगेगी दोनों के ऊपर, एक की फोर्स दूसरे के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस के m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी कि r स्क्वायर के। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज m1 एंड m2 हैविंग मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, then the force is directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to r square। तो कंबाइन करेंगे दोनों को तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर बनेगा, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या क्या सिंबल हैं, तो f होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल G होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 होता है आपका मास ऑफ टू बॉडीज, और r होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाएगा वही G क्या होता है, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। जी हाँ, आप लोगों को इस वैल्यू को लर्न करना होगा और उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, जो आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगती है डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन आ गया तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी आ गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपसे बच्चों एक चीज पूछी जाती है कि क्या ये चीज मास पर डिपेंड करती है, तो हम बोलेंगे क्या कि अगर दो बॉडीज आपस में अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, तो एक का मास ज़्यादा होना चाहिए और एक का मास कम होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों का मास ज़्यादा है या दोनों का मास कम है तो अट्रैक्शन तो रहेगा पर पता नहीं रहेगा कि किसकी तरफ अट्रैक्ट हुई या किसकी तरफ नहीं हुई। तो यानी कि अगर आपको अट्रैक्शन फोर्स का एग्जाम्पल अच्छे से बताना है तो एक बॉडी का मास ज़्यादा होना चाहिए और एक बॉडी का मास आपका कम होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, एज इट इज आप नोट डाउन करेंगे। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से बच्चों जो आपका अर्थ है वो सन के अराउंड किस में मूव करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है। और ऐसी जो टाइड्स आते हैं यानी हाई टाइड और लो टाइड आपके आते हैं किसमें, रिवर्स और सीज में, तो वो भी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से आते हैं। इसके बाद जो नया टॉपिक अराइज होता है बच्चों, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। आप कैसी यूनिट निकाल सकते हो जी की, तो पहले बात इसका फॉर्मूला बना लिया जाए। कौन से वाले फॉर्मूले से? फोर्स वाले फॉर्मूले से। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m1 m2 नीचे जाके डिवाइड में जाएंगे, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा
F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। ठीक है, सबकी यूनिट पुट कर दीजिए। फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर की यूनिट मीटर, तो आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, के जी इंटू के जी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, आप लोग याद करेंगे। स्टूडेंट अगला टॉपिक अराइज होता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी जो प्लैनेट्स आपके मूव करते हैं तो इसके जो लॉज हैं वो आपके केपलर ने दिए हैं, तो इसलिए इस टॉपिक का नाम बनता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें 3 लॉ हैं स्टूडेंट, तीनों बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला लॉ क्या कहता है, कोई भी एक प्लैनेट है तो वो दूसरे के अराउंड किस में मूव करता है, सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा, और जिसमें उसका जो फोकस है वो उसके सरफेस पे ही लाई करेंगे। 2 फोकस होते हैं और दोनों फोकस उसके सरफेस पे लाई करेंगे। दूसरा लॉ क्या कहता है स्टूडेंट केपलर का, कि अगर कोई भी प्लैनेट सन के पास से जाएगा तो बहुत तेजी से मूव करेगा, और अगर दूर से जाएगा तो बहुत हल्के से मूव करेगा। ठीक है, यानी कि ठंड के दिन क्या रहेंगे, ज़्यादा रहना चाहिए, गर्मी के दिन कम रहना चाहिए। पर ये उल्टा हो गया, क्यों? क्योंकि नेचुरल जो कंडीशंस है हमारे इन्वायरमेंट की वो मैन मेड कंडीशन की वजह से चेंज हो गई हैं, इसलिए ये सब जो आपका नेचुरल फिनोमिना थे वो आपके चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जितना टाइम वो कवर करता है कि किसमें प्लैनेट रिवॉल्व कराने में अराउंड द सन, वो उतना टाइम मिलेगा जितना लेता है वो, कभी टाइम कम नहीं होगा, कभी टाइम ज़्यादा नहीं होगा, ये टाइम आपका एक समान रहेगा हमेशा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, कौन सा, न्यूटन, अबे ठीक से सुन लो बच्चों, केपलर के लॉ चल रहे हैं। ठीक है, सागा बंसर करते रहते हैं बीच बीच में ताकि आपको जगाते रहें, राइट। तो केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है, केपलर का थर्ड लॉ बोलता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन, यानी कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस का जो क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के स्क्वायर के, राइट, समझ रहे हैं। जो डिस्टेंस होता है 2 प्लैनेट्स के बीच में उसका क्यूब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना टाइम लगता है एक प्लैनेट को दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कराने में उसके स्क्वायर के। तो ये आप याद रखेंगे, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। नाउ द रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, वो क्या था आपका, क्या, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पर ग्रेविटेशन क्या कहता है, ग्रेविटेशन कहता है कि एक बॉडी दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रही। अगर न्यूटन सर ने ये कहा था तो वो इसलिए नहीं कर पा रही, बेटा दूसरे का जो मास है वो पहले के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, यानी कि ना के बराबर। और जब एक का मास दूसरे के रेस्पेक्ट में ना के बराबर है तो क्या उसकी चलेगी, नहीं चलेगी। तो इसलिए हमारा जो मास है या कोई भी बॉडी अर्थ के ऊपर है, अगर उसका मास नेग्लिजिबल है तो वो अर्थ की तरफ खींची भी आएगी, अर्थ उसकी तरफ खींच के नहीं जाएगी। समझ में आता है। इसी वजह से जो स्टोन है चाहे उसे ऊपर फेंक लो चाहे उसे नीचे छोड़ो वो हमेशा नीचे ही आके गिरेगा। समझ में आती है। थ्योरी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप एज इट इज कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। राइट बच्चों, सभी को क्लियर है टॉपिक। आगे चलते हैं। फ्री फॉल, व्हाट इज दिस फ्री फॉल? दैट इज द फॉलिंग ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। यानी बच्चों क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी ऊपर से गिर रही है और उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो उस बॉडी को बोलते हैं बच्चों हम फ्री फॉल। अब बॉडी होती है आपकी फ्रीली फॉलिंग बॉडी। समझे? चलिए आगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल जी से। एक एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है और उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। ठीक है, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन में 10 भी दे दी जाती है, हम अकॉर्डिंगली ले लेंगे। उसकी जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो पोल्स पे होती है और मिनिमम उसकी वैल्यू इक्वेटर पे होती है। और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आपकी जी की वैल्यू 0 होती है। याद रखेंगे सेंटर ऑफ अर्थ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो 0 होती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती।
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद एक टॉपिक अराइज होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छे से, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी होता है क्या, बोलो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ, और कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और आप लोग क्या याद रखेंगे, जो स्मॉल जी है मून पे वो 1/6 होता है स्मॉल जी ऑन द अर्थ, यानी जो ग्रेविटी यानी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है मून पे वो 1/6 होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। जो मून पे ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम होती है, जो अर्थ पे ग्रेविटी होती है मून के रेस्पेक्ट में 6 गुना ज़्यादा होती है, ऐसे याद कर लेंगे। यानी कि जो हमारा वेट है अगर हम मून पर जाएंगे तो हमारा वेट 6 गुना कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम मून से अर्थ पे आएंगे तो हमारा वेट 6 गुना बढ़ जाएगा। इसी वजह से कोई भी पर्सन अगर अर्थ से मून पे जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो लाइटर फील कर रहा है। कैसा फील कर रहा है, लाइटर फील कर रहा है। क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसका जो वेट है वो 6 गुना कम हो गया है। क्या हो गया, उसका वेट 6 गुना कम हो गया है। इसके बाद टॉपिक अराइज होता है स्टूडेंट आपका इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी ये आपका नया टॉपिक है। इसमें आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है। कौन सी वाली, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, ऐसे ही आप यहाँ पढ़ेंगे। v इजिकल टू यू प्लस जी टी, वहाँ पे a था, यहाँ पे g आ जाएगा। वहाँ पढ़ा था आपने s इजिकल टू, यहाँ आ जाएगा h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, a की जगह g आ गया। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। आपको बहुत सारी बुकों में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। इधर का प्लस का यू स्क्वायर इधर आके माइनस का यू स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए ये v क्या होता है, u क्या होता है, g क्या होता है, t क्या होता है, h क्या होता है। सभी बच्चों क्लियर है, मैंने राइट साइड में लिख के भी दे रखा है, आप लोग भी याद करेंगे। जहाँ पे कैपिटल v होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, g होता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t होता है बच्चों आपका टाइम, और h होता है आपका हाइट। अगर एक बॉडी आपकी वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, किस तरफ जा रही है बच्चों, वर्टिकली अपवर्ड जा रही है अगर कोई आपकी बॉडी, तो आप लोगों को 2 चीज़ें पहले से पता होंगी। क्या, एक तो आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे v की वैल्यू 0 होगी, और कैपिटल जो आपका स्मॉल g है उसकी वैल्यू होगी माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो आपकी कैपिटल v की वैल्यू 0 होगी और स्मॉल g की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अगर एक बॉडी आपकी डाउनवर्ड्स आ रही है यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इनिशियल वैल्यू 0 लेके चलेंगे, वेलोसिटी की क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे स्मॉल u की वैल्यू, और साथ में जो आपका स्मॉल g है वो आपका प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी, स्क्वायर होगी, क्योंकि आपकी जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ सपोर्ट करती है। उसके बाद जो आपका टॉपिक अराइज होता है स्टूडेंट वो है मास एंड वेट। तो मास और वेट के बीच में डिफरेंस आता है आपके पेपर में, आप लोग याद कर लेंगे। मास वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। और मास की ऐसा यूनिट आपकी किलोग्राम होती है। मास हमेशा आपका कांस्टेंट होता है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए मास आपका कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, और मास ऑफ द बॉडी कभी भी आपका 0 नहीं पॉसिबल है। वेट क्या होता है स्टूडेंट, वेट आपकी एक तरीके से फोर्स होती है जिससे एक बॉडी आपके सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ को अट्रैक्ट होती चली जाती है। ठीक है, वेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है W इजिकल टू एम इंटू जी। ठीक है, वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आप इससे पहचान सकते हैं कि मास है या वेट है। मास की यूनिट किलोग्राम और वेट की यूनिट न्यूटन। मास एक स्केलर क्वांटिटी था तो वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मास आपका कांस्टेंट होता है तो वेट आपका कांस्टेंट नहीं होता, वेट आपका प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती रहती है। और आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा वेट है मून पे वो 6 गुना यानी 1/6 हो जाएगा वेट ऑन द अर्थ। ये सभी बच्चों को बात मेरी क्लियर है ना बच्चों। चलिए बहुत अच्छा, तो बेटा इसी मास और वेट के साथ हमारा ये पार्ट ग्रेविटेशन का कंप्लीट होता है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और अपने फाइनल एग्जाम्स या आपके हाफ ईयरली एग्जाम किसी भी एग्जाम में अगर ये चैप्टर आता है
तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, सारी थ्योरी इसके अंदर इनबिल्ट है, आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 9th के बच्चे सुन रहे हैं, अच्छे से इस थ्योरी को पढ़ लीजिए, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई बेट टू यू, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 9, 10, 11, 12 जितने बच्चे मैथ, साइंस, रीजनिंग के हैं वो सब मेरी वीडियो के साथ जुड़ जाएंगे, राइट, क्योंकि हर वीडियो आप लोगों के लिए, चाहे वो 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, किसी भी बच्चे के लिए वीडियो आ सकती है। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और 5 बच्चों को जरूर शेयर करना और मेरी वीडियोस के साथ तुरंत जुड़ जाइए और जुड़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सबको जोड़ते रहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए सबसे इजी थ्योरी आती रहेगी, सबसे इजी अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे, ये सागर सर का वादा है इन मैथ, साइंस एंड रीजनिंग 9, 10, 11 एंड 12। तो सभी को जोड़िए मेरे साथ, चाहे आप इंस्टाग्राम पे जोड़िए, चाहे आप ट्विटर पे जोड़िए, चाहे आप यूट्यूब पे जोड़िए, चाहे आप फेसबुक पे जोड़िए। मेरे फेसबुक पे 2 पेज, ट्रेन ब्रेन जिज्ञासा और आपके, ठीक है, या फेसबुक प्रोफाइल, तो कहीं भी आप मुझसे जुड़ जाइए। अगर आप मुझसे लिंक करते हैं तो आई प्रॉमिस कि मैं आपकी थ्योरी को सबसे सिंपल बना दूंगा मैथ, साइंस और रीजनिंग में, राइट। हैप्पी लर्निंग फ्रॉम जिज्ञासा एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम सागर सर। व्हाट नेक्स्ट? कीप ऑन वेटिंग माय नेक्स्ट वीडियो। गुड लक स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।